गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको उपवाचक साय पाठ पढ़ा रही हूँ। इसके लेखक हैं हिमांशु जोशी। साया, साया का अर्थ होता है परछाई, जो हम एक कल्पना करते हैं। अगर कोई हमारा घर का सदस्य या मित्र या कोई परिचित व्यक्ति जिसे हम जानते हैं, उसकी हम अपनी कल्पना से उसका जो चित्र अपनी आंखों के सामने लाते हैं, वो साया कहलाता है। तो इस पाठ में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो बाहर विदेश में काम करता है, वह अपने मित्र, जो उसका बहुत ही घनिष्ठ हितैषी मित्र होता है, वह उसको भी बुला लेता है। दोनों विदेश में काम करते हैं, अच्छा उन लोग का व्यापार चलता रहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बच्चा अज्जू के पिता की मृत्यु हो जाती है, जो पहले विदेश में बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए या नौकरी के लिए बाहर गया हुआ था, जो पहले से ही वहाँ पर रह रहा था। तो अज्जू के पिता के मित्र भी वहाँ, अज्जू के पिता अपने मित्र को भी बुला लेते हैं, दोनों वहाँ पर अच्छा काम करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अज्जू के पिता की मृत्यु हो जाती है। अज्जू बहुत ही छोटा रहता है, ना ही उसकी माँ को मालूम होता है कि उनके पति की मृत्यु हो गई है, और ना ही अज्जू को मालूम होता है कि उसके पिता की मृत्यु यानी देहांत हो चुका है। अज्जू के पिता के मित्र जो थे, वो अज्जू की मम्मी यानी उनकी माँ और अज्जू का पूरा ख्याल रखते थे। वो विदेश से उन्हें पैसा भेजते थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि अज्जू के पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो परिवार को अव्यवस्थित नहीं करना चाहते थे, उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसे सुचारू रूप से घर चल रहा है वैसा ही चले। अज्जू धीरे धीरे पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है। अज्जू चाहता है कि वो अपनी माँ से कहता है कि जिस तरह पिताजी बाहर काम करने गए हैं, मैं भी पिताजी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए विदेश जाऊंगा। लेकिन यही इस पाठ में बताया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अज्जू के बारे में घर से लिखे गए पत्र में क्या क्या बताया गया है। घर से लिखे पत्र में अज्जू के बारे में बताया गया है कि अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है। जब अज्जू के पिता अफ्रीका गए थे, तो उस समय अज्जू बहुत ही छोटा हो गया था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके अंदर भी जिज्ञासा होती है कि मेरे पिताजी कब आएंगे। वो भी इंतज़ार करते हैं, मैं पिताजी आएंगे, मैं उनके साथ घूमूंगा, उनके साथ मौज करूंगा। हर बच्चे की ये इच्छा होती है। लेकिन ये उसको नहीं मालूम था कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो सिर्फ कल्पना मात्र से ही उनके आने की प्रतीक्षा करता रहता है। कल्पना करता है कि मेरे पिताजी ऐसे होंगे, मेरे पिताजी का स्वभाव ऐसा होगा, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये इस तरह की जो भी बच्चों के अंदर एक व्यवहार सोच की बातें आती हैं, वो ऐसे ही सोचता रहता था। पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है। 6ठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है, यानी फर्स्ट आया, प्रथम आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा। वजीफा को इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉलरशिप। उसी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। बच्चे उन्हें बहुत याद करते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी गई थी, ये चिट्ठियाँ कौन भेजता था? अज्जू के पिता के मित्र भेजते थे। अज्जू को इस बात का एहसास नहीं था कि ये
मेरे पिताजी नहीं, मेरे पिताजी के मित्र भेजे, उनको इस चीज़ का नहीं। वो तो यही समझता था, जब भी पत्र आता था वो यही समझता था कि पिताजी मुझे इस तरह की शिक्षाप्रद बातें या सीख हमको दे रहे हैं कि हमको मन लगा करके पढ़ना है, बड़े होकर कुछ बनना है। तो उनका अक्षरास्यत पालन करते हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। इस तरह की शिक्षाप्रद बातें पत्र में लिखी जाती थी। अज्जू के पिता का मित्र किस स्वभाव का था? अज्जू के पिता के मित्र बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, वे बड़े ही ईमानदार थे। वे और अज्जू के पिता बहुत जिगरी दोस्त थे। वे बड़े दिनों तक साथ में रहे, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह। अज्जू के पिता ने ही उन्हें हिंदुस्तान से अफ्रीका बुलाया था। ये मैंने पहले ही भी आपको बताया कि दो मित्र होते हैं जो अपने सगे भाइयों की तरह रहते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अज्जू के पिता की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। उन्हें जो भी उनकी खर्चा रहता है वो पूरा पैसा भेजते हैं और चिट्ठी के माध्यम से अज्जू को समझाते हैं कि तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए और अपनी माँ का कहना मानना चाहिए। उन्होंने साथ साथ साझे में कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह बहुत अच्छी फर्म है। इस प्रकार पता चलता है कि अज्जू के पिता के गुजरने के बाद भी उन्होंने उसके परिवार की सेवा की। उनके हिस्से की जायदाद वे हमेशा उन्हें भेजते रहे। वे दुखी होते, इसलिए उन्होंने अज्जू के पिता की मृत्यु की बात छिपाए रखी। अज्जू अपने पिता से क्यों मिलना चाहता था? अज्जू के पिता बचपन में ही नौकरी के लिए अफ्रीका चले गए थे। वे बचपन से ही अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। हर समय, हर साल वो इंतज़ार करता था कि मेरे पिताजी अब आएंगे, अब मैं पिताजी के साथ मिलूंगा। उसने अपने पिता के केवल पत्र देखे थे, कभी उन्हें नहीं देखा था। जब उसे पिता के घर के आने की संभावना न दिखी तो वह स्वयं उनके पास जाने को तैयार हो गया, क्योंकि उसकी माँ अब बहुत बीमार रहने लगी थी। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। वह एक बार अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती थी। उसने सोचा कि पिता उसे देखकर चकित होंगे। उनकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही छोटा होगा जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। वह अपने पिता से मिलने के लिए अत्यंत ही उत्सुक था। अज्जू के विचारों का पर अपने अभिप्राय बताइए। अज्जू ने बचपन से ही अपने पिता के बारे में केवल सुना था, वह उनसे कभी नहीं मिला था। वह बचपन से ही केवल अपने पिता की प्रतीक्षा में ही था। उसने अपने पिता के केवल पत्र देखे थे। उसने केवल कल्पना मात्र से ही अपने पिता की चित्र अपनी आंखों में बसाई हुई थी। उसकी यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी, क्योंकि उसकी माँ अब बहुत बीमार रहने लगी थी। वह एक बार अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती थी। ऐसी स्थिति में एक बेटे की मन की स्थिति व्याकुल हो उठी, इसलिए उसने अपने पिता से मिलने का निर्णय किया। उसने अपने पिता से मिलने के अनेक सपने देखे थे। वह सोचता था कि पापा उसे देखकर चकित होंगे। उनकी निगाहों में तो वह अभी भी उतना ही छोटा होगा जैसा वो छोड़ करके गए थे। निक्कर पहन करके घर में गुल्ली डंडा खेलने वाला बच्चा वैसा ही उनकी कल्पना में होगा। इस प्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बच्चा जो अपने पिता से कभी ना मिला हो, वह उनसे मिलने के लिए कितना व्याकुल होगा। यहाँ उन अनाथ बच्चों का भी दुख प्रकट हुआ है, जिन पर से माँ बाप का साया उठ जाता है। इस कहानी के द्वारा हिमांशु जोशी क्या बताना चाहते हैं? इस कहानी के लेखक हिमांशु जोशी ने बताया कि ईमानदार इंसान का सबसे बड़ा गुण है। यदि हम किसी की भलाई के लिए झूठ का सहारा लेते हैं तो वो झूठ नहीं कहलाता, क्योंकि ये उनको कष्ट या पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं होता है, तो उसे पूर्णतः अनुचित ही कहा जाएगा। हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, जैसा उन्होंने अज्जू के पिता के मित्र ने कहते, उन्होंने कभी भी धोखा नहीं दिया।
जो हम पर उपकार करते हैं हमें उनका एहसान मानना चाहिए। ईश्वर हमें किसी न किसी माध्यम से सहायता करते हैं, अतः जो हमें सहायता करते हैं उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। अब जैसे अर्जुन के पिता ने अपने मित्र को अफ्रीका बुलाया, उनको भी अपने साथ साझे में दोनों ने व्यापार किया, उसको भी तरक्की हुई, तो वो उनका भी परिवार खुशहाल रहने लगा। तो इसी तरह हमें कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम किसी को सुख पहुंचाते तो हमें भी ईश्वर के द्वारा किसी न किसी रूप में उसकी सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। लेखक का मानना है कि वर्तमान समाज में जहाँ लोग एक दूसरे की संपत्ति हड़पने के चक्कर में रहते हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की संपत्ति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। और अब आप इसमें जो है प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन आपने इसमें से करने हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 एंड प्रश्न नंबर 4 आपने अपने क्लास वर्क में करना है। आगे धन्यवाद।